दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज की इस वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे अध्याय संख्या 7 पी ब्लॉक तत्व के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आरपीसी और सीपीएसई बोर्ड एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक LCP केमिस्ट्री हब चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के अंदर I2 मतलब ये क्या हो गया, हेलोजन हो गया, इसको बोलते हो आप आयोडीन। I2 से ICl और ICl कौन सा हो गया, आयोडीन क्लोराइड, मतलब ये हो गया अंतर हेलोजन यौगिक। तो आयोडीन से ICl अधिक क्रियाशील होता है, इसका कारण बताना। मतलब ये वाला क्वेश्चन है आपके पास कि आयोडीन और ICl की तुलना करवाइए इनकी अभिक्रियाशीलता की। तो ICl है वो अधिक क्रियाशील होता है आयोडीन की तुलना में, इसका कारण बताना है। तो देखिए किस टाइप से आप इसको सोल्व करोगे। तो यहाँ पर देखो अपन कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है उनको भी साथ में लेकर चलेंगे, जिससे आपको एक ही क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन है उनके आंसर मिल सके। यहाँ पर सबसे पहले बात की इसने आयोडीन, और आयोडीन का फॉर्मूला क्या होता है, I2 होता है। और दूसरा वाला इसने यौगिक बोला है ICl बोला है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी दोनों हेलोजन परमाणु एक समान प्रकार के होते तब तो वो कहलाते हेलोजन अणु कहलाते। तो यहाँ पर दोनों के दोनों हेलोजन कौन से, आयोडीन है, क्योंकि I2 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो आयोडीन सिंगल बॉन्ड आयोडीन। दोनों के दोनों हेलोजन कौन है, आयोडीन है। तो ये तो एक्चुअल में क्या होता है, हेलोजन अणु होता है। कौन सा अणु होता है, ये वाला हेलोजन अणु होता है। और ऐसे अणु या ऐसे यौगिक जिनमें दोनों हेलोजन परमाणु भिन्न भिन्न होते अंतर हेलोजन यौगिक कहलाता है। मतलब यहाँ पर एक हेलोजन तो आयोडीन है और दूसरा वाला कौन सा है, क्लोरीन है। दोनों के दोनों हेलोजन क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इस वाले यौगिक को आप क्या बोलते हो, अंतर हेलोजन यौगिक बोलते हो। इनको आप क्या बोलते हो, अंतर हेलोजन यौगिक बोलते हो। अब जो सवाल है, सवाल में यह पूछा कि जो अंतर हेलोजन यौगिक है वो हेलोजन यौगिकों की तुलना में अधिक क्रियाशील होती है, कारण बताइए। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको इस वाले अणु से मैं आपको टोटल समझाऊं कि अंतर हेलोजन यौगिक क्या होता है, तो अंतर हेलोजन यौगिकों में 2 प्रकार के हेलोजन के परमाणु पाए जाते। मतलब अगर एक एक्स आ गया तो दूसरा कौन सा आएगा, एक्स डेस आ गया, मतलब दोनों एक्स एक समान नहीं होगी। इनमें से जो पहला वाला एक्स है ये हमेशा क्या होगा, इसका आकार क्या होगा, बड़ा आकार होगा। मतलब जो केंद्रीय परमाणु का काम करेगा इसका आकार तो क्या होगा, बड़ा आकार होगा। मतलब इसकी साइज लार्ज होगी, बड़े आकार का होगा। और साथ में इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, कम होती है। विद्युत ऋणता क्या होती है, कम होती है। और जो दूसरा वाला एक्स डेस है यह हमेशा किस आकार का होता है, ये हमेशा छोटा आकार का होगा। इसका साइज क्या रहेगा, लेस रहेगा। और साथ में दूसरी बात क्या ध्यान रखनी, इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, अधिक होती है। विद्युत ऋणता क्या होगी, इसकी अधिक होगी। तो आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि आयोडीन के अंदर तो आयोडीन दोनों एक समान है, लेकिन अंतर हेलोजन यौगिक में दोनों हेलोजन क्या है, भिन्न भिन्न है। दोनों हेलोजन भिन्न भिन्न है तो दोनों की विद्युत ऋणता में भी क्या होगा, अंतर होगा। ये छोटा आकार और इसका विद्युत ऋणता अधिक है तो इस पर तो कौन सा आवेश आएगा, आंशिक ऋणावेश। और ये जो केंद्रीय परमाणु का काम करेगा इस पर कौन सा आएगा, आंशिक धनावेश। लेकिन हेलोजन अणु में ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि दोनों हेलोजन परमाणु क्या है, एक समान है, दोनों की विद्युत ऋणता भी एक समान है। तो यहाँ पर इसका कारण क्या हो जाएगा, अंतर हेलोजन यौगिक है वो हेलोजन अणु की तुलना में अधिक क्रियाशील होने के 2 कारण हो जाएंगे। पहली बात तो कौन सा हो जाएगा, ध्रुवीय बंध उपस्थित होता है। कौन सा बंध उपस्थित होता है, ध्रुवीय बंध उपस्थित होता है। कौन किस किस के मध्य, एक्स और एक्स डेस के मध्य। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, इनका आकार बड़ा होता है तो इनमें क्या होगा, जो इनकी बंध वियोजन ऊर्जा है, जिसको मैं इंग्लिश में बोलता हूँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो बंध वियोजन ऊर्जा है इसका मान क्या होता है, कम होता है। बंध वियोजन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। तो बस देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको इजीली। पहला सवाल है उसका अब अपना आंसर देखते किस टाइप से आपको सोल्व करना है। तो देखिए क्योंकि आयोडीन मतलब आयोडीन आबंध की तुलना में ICl अंतर हेलोजन यौगिक आबंध ध्रुवीय होता है, क्योंकि इसमें आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश का निर्माण हो जाता है। तो आयोडीन आबंध की तुलना में ICl आबंध ध्रुवीय होता है तथा कैसा होता है, दुर्बल होता है। दुर्बल होने का मतलब क्या, इसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
मतलब अंतर हेलोजन यौगिकों में ICl आबंध को वियोजित करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप ICl मतलब जो अंतर हेलोजन यौगिक है सरलता से टूटकर हेलोजन आयन देता है, जो तीव्रता से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो पहला सवाल तो ये हो गया। 2020 और 2019 दोनों साल में ये सवाल आया हुआ है, बस इसको पूछने का तरीका बदल देता है। कभी बोल देता है हेलोजन की तुलना में अंतर हेलोजन यौगिक अधिक क्रियाशील होती है, क्यों, कारण दीजिए, और कभी कभार क्या इस प्रकार से यौगिक बनाकर दे देता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, रेडोन के रसायन का अध्ययन करना कठिन क्यों था। मतलब यहाँ पर जो भी रेडोन है, अगर आपका उसको रासायनिक अध्ययन करना है, केमिस्ट्री अगर उसकी स्टडी करनी है, तो इसका अध्ययन करना कठिन क्यों होता है, कारण बताना। तो रेडोन का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये अंडरस्टैंड कीजिए। रेडोन का मीनिंग होता है Rn, इसको क्या बोलते हो, रेडोन। कौन से वर्ग से ये संबंध रखता है, तो ये वर्ग संख्या 18 में आता है, और 18वें वर्ग में कहां पर आता है, लास्ट में आता है। 18वें वर्ग के जो तत्व है उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, जैसे बात करें तो अपन हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, और लास्ट में आता है आपका रेडोन। आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ग संख्या 16, 17 और 18 इनमें जो सबसे लास्ट में जो भी तत्व आएगा उसकी प्रकृति कैसी होती है, रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है, रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है। और हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी तत्व रेडियो एक्टिव प्रकृति का होगा, कब बोलते हो रेडियो एक्टिव प्रकृति का, जब उसका क्या होता है, स्वतः विघटन होता है। स्वतः क्या होता है, विघटन होता है। तो ये ऐसे तत्व है 15वें, 16वें और 17वें, 18वें वर्ग में सबसे लास्ट में आने वाला तत्व की प्रकृति कैसी होती है, रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिव तत्व है तो इसका स्वतः क्या होने लगता है, विघटन होने लगता है, मतलब इसके रसायन का आप अध्ययन नहीं कर सकते। तो देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। रेडोन एक रेडियो एक्टिव तत्व है। कैसा तत्व होता है, रेडियो एक्टिव तत्व है, जिसका अर्ध आयुकाल अत्यंत कम होता है। मतलब आप जब भी रेडोन का अध्ययन करने जाओगे तो उसी दौरान क्या हो जाएगा, रेडोन वो रेडोन रहेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि उसका स्वतः क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो उसकी प्रकृति कैसी है, रेडियो एक्टिव प्रकृति का है। इसलिए रेडोन के रसायन का अध्ययन करना क्या था, कठिन था। सीधा सा आंसर बोलना है कि रेडोन है वो रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है, जिसका अर्ध आयुकाल क्या होता है, बहुत ही कम होता है, अतः रेडोन के रसायन का अध्ययन नहीं किया जा सकता। तीसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ओजोन। O3 का मतलब क्या है, ओजोन। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों क्रिया करती है। तो यहाँ पर ओजोन की बात चल रही है। तो अब देखिए इस वाले क्वेश्चन से भी अपन 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो ओजोन और ऑक्सीजन दोनों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हूँ। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि चाहे से ओजोन आए चाहे से ऑक्सीजन आए, दोनों ही क्या होते हैं, ऑक्सीजन के अपर रूप है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन के अपर रूप, ऑक्सीजन है उसके 2 अपर रूप आए जाते हैं। जैसे कार्बन के आप पढ़कर आते हो छोटी क्लासों में, ग्रेफाइट है, हीरा है, फुलरीन है, ये क्या होते हैं, अपरूप। उसी प्रकार से ऑक्सीजन के अपरूप है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के ऑक्सीजन के क्या होते हैं, अपरूप होते हैं। पहला वाला तो होता है डाई ऑक्सीजन जो गैसियस रूप में पाया जाता है, और दूसरा वाला क्या होता है, ओजोन, मतलब क्या होता है, O3 होता है। अब आपसे इस वाले सवाल में ये पूछा कि ओजोन है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक का काम क्यों करता है। तो इसका सीधा सा रीजन है कि जो भी ओजोन है इसका जब भी क्या होगा, डीके होगा, मीनिंग विघटन होगा। तो यहां से हमेशा जब जब ओजोन का विघटन होगा, एक तो डाई ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी और साथ में क्या मिलेगा आपको, तात्विक ऑक्सीजन मिलेगा, मतलब नवजात ऑक्सीजन बोल सकते हो इसको। कौन सी ऑक्सीजन है, नवजात ऑक्सीजन। तो जो भी एलिमेंटल फॉर्म के अंदर पाया जाता है या तात्विक अवस्था में पाया जाता है उसको नेसेंट बोलते हो या नवजात बोलते हो। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी ओजोन का विघटन होता है तो उस वाली कंडीशन में डाई ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और इसके साथ साथ क्या मिलता है, नवजात ऑक्सीजन मिलता है। और ये जो नवजात ऑक्सीजन है यही किस में भाग लेती है, ऑक्सीकरण में भाग लेती है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी ओजोन का विघटन होने पर डाई ऑक्सीजन गैस के साथ नवजात ऑक्सीजन मिलती है, और ये जो नवजात ऑक्सीजन है यही क्या करती है, ऑक्सीकरण का काम करती है। साथ में एक और हिंट प्रोवाइड करवा देता हूं मैं ऑक्सीजन से रिलेटेड। ऑक्सीजन इसके 3 क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं।
ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब 3 में से कौन कौन से आइसोटॉप है ऑक्सीजन के? 3। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप होते हैं आपके, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और तीसरा वाला होता है ऑक्सीजन 18। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो ये लीजिए 8 मैंने मेंशन कर दिया। आइसोटॉप क्या होती है? आइसोटॉप वो होती है जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या होता है? एक समान होता है, लेकिन परमाणु भार क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तीनों ही ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक तो 8 है, लेकिन देखिए अणु भार एक का 16 है, एक का 17 और एक का 18 है। तो ये होती है ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप। इंपोर्टेंट क्या है कि ये वाला जो आइसोटोप है ना, कौन सा? ऑक्सीजन 18 वाला। ये कैसा होता है? ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है? रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है। तो ये इंपोर्टेंट है कि ऑक्सीजन का ऐसा कौन सा आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है? तो कौन सा? 8 ऑक्सीजन 18 होता है। और इसका उपयोग किया जाता है ट्रेसर तकनीक में, और जो ऑर्गेनिक मतलब जो कार्बनिक रसायन की विक्रियाओं की क्रियाविधि का पता लगाने के लिए। तो यहां से देखिए तीसरा क्वेश्चन भी मिल गया आपको। ऑक्सीजन का कौन सा आइसोटोप? 8 ऑक्सीजन 18। कौन सी प्रकृति का होता है? रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है। उपयोग किसमें करते हो? इसका उपयोग किया जाता है ट्रेसर तकनीक में तथा कार्बनिक रसायन की अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का पता लगाने में। तो ये देखिए अब आपको इजीली आंसर मिल जाएगा यहां पर। ओजोन आसानी से नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, इसीलिए यह एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। और यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण भी लिखनी है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से अब अपन डील करते हैं। यहां पर देखेंगे अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए H2O एक द्रव है जबकि H2S एक गैस है। मतलब यहाँ पर जो वाटर का जो अणु है H2O वो तो द्रव अवस्था में होता है, जबकि H2S जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो किसमें होती है? गैस अवस्था में होती है। तो इसका कारण क्या है? तो आइए इसका कारण भी अपन जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपन यहाँ पर इसका कारण, जब भी भौतिक अवस्था से सवाल बनता है तो भौतिक अवस्था को हाइड्रोजन आबंधन क्या करता है? प्रभावित करता है। एक साइड तो आपको बोला है जल का अणु, जल का अणु का मतलब क्या? H2 है। और दूसरी साइड बोला आपको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, मतलब क्या हो गया? H2S हो गया। पहला वाला मॉलिक्यूल की अपन डिस्कशन करते हैं H2O। तो H2O के अंदर आप अगर इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो इस टाइप से होती है H2O। अगर मैं दूसरा वाला और H2O लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? HOH। अगर आप जल के अणु की बात करोगे तो इसकी संरचना इस प्रकार से आप इसको समझाने के लिए बना सकते हो। ये पहला वाला H2O हो गया। दूसरा वाला H2O बनाना तो इस टाइप से बना दिया, और तीसरा वाला H2O बनाना तो मैंने इस टाइप से मेंशन कर दिया। अब आपको ये पता है कि जब भी 2 अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है तो हाइड्रोजन एक अतिरिक्त बंध का निर्माण करता है। उसे आप क्या बोलते हो? हाइड्रोजन आबंधन बोलते हो। यदि हाइड्रोजन आबंधन एक ही अणु में निर्मित हो जाए तो वो तो कहलाता है अंतरा अणु का हाइड्रोजन आबंधन। और जब हाइड्रोजन आबंधन एक से अधिक अणुओं के मध्य निर्मित होता है तो फिर वो कहलाता है अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंधन। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे इस वाले H2O के अणु को, तो यहाँ पर क्या सीन बन रहा है? ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। कैसा होता है ऑक्सीजन? अधिक विद्युत ऋणी। और 2 अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य कौन आया? हाइड्रोजन। को क्या करेगा हाइड्रोजन? अतिरिक्त बंध का निर्माण करेगा। और इस अतिरिक्त बंध को आप क्या बोलते हो? हाइड्रोजन आबंधन बोलते हो। 2 अणुओं के मध्य बन रहा है, मतलब एक ही अणु में नहीं बन रहा है, 2 अणुओं के मध्य बन रहा है, तो कौन सा बनेगा? अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंधन बनेगा। कौन सा बनेगा? अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंधन बनेगा। अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंधन। तो ये यहां पर बस आ गया, यही से आंसर आ जाएगा इसका। सेकंड वाली अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो, कौन सी वाली? H2S के बारे में अगर आप स्टडी करते हो तो H2S के अंदर अब देखेंगे किस टाइप से संरचना होती है H2S की। तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसकी स्ट्रक्चर भी सेम टाइप से होगी क्योंकि सल्फर भी 16वें वर्ग से संबंध रखता है। तो ये लीजिए H, S और H। दूसरा वाला कौन सा बना दिया? H, सल्फर और H। लेकिन ये जो सल्फर है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु नहीं होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु कौन से होते हैं? अधिक विद्युत ऋणी परमाणु।
अधिक विद्युत ऋणी परमाणु। तो हमेशा ध्यान रखना, हाइड्रोजन आबंधन तभी बनेगा जब अणु में क्या उपस्थित हो, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु उपस्थित हो। और अधिक विद्युत ऋणी परमाणु कौन कौन से हो सकती है, या तो फ्लोरीन होना चाहिए, या ऑक्सीजन होना चाहिए, अथवा नाइट्रोजन होना चाहिए। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आएगा तभी हाइड्रोजन आबंधन बनेगा, अन्यथा हाइड्रोजन आबंधन का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए H2S में हाइड्रोजन तो है, लेकिन हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, कम विद्युत ऋणी परमाणु से, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आबंधन का निर्माण नहीं होगा। अब आपको आंसर मिल गया इजीली। ये देखिए, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण H2O एक द्रव है, जबकि H2O क्या होती है, गैस होती है। ऑक्सीजन के छोटे आकार एवं उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण H2O में कौन सा हाइड्रोजन आबंधन है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहते, जिसके कारण कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। जबकि सल्फर का आकार बड़ा होता है तथा विद्युत ऋणता क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण यह हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर पाता। अतः कमरे के ताप पर यह गैसीय अवस्था में उपस्थित होता है। तो सीधा सा आपको कारण यही बोलना है कि H2O है, मतलब जो जल का अणु है, उसमें ऑक्सीजन परमाणु का छोटा आकार व अधिक विद्युत ऋणता के कारण अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है, जिसके कारण कमरे के ताप पर जल तो किस अवस्था में रहता है, द्रव भौतिक अवस्था में रहता है। लेकिन जब बात करते हो हाइड्रोजन सल्फाइड की, सल्फर जो परमाणु है इसका आकार बड़ा होता है और विद्युत ऋणता क्या होती है, कम होती है, तो इसमें किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं होता है। और जब हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं हो रहा तो फिर ये कमरे के ताप पर कौन सी प्रावस्था में रहेगा, गैसीय प्रावस्था में उपस्थित होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्या होता है जब H3PO3 को गर्म करते हैं, तो ये इंपोर्टेंट है। H3PO3 यहाँ पर एक आपने अभिक्रिया पढ़ रखी होगी, असमानुपातन अभिक्रिया। तो यहाँ से इनडायरेक्टली सवाल भी आ सकता है कि असमानुपातन अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है और उसका एक उदाहरण दीजिए। तो H3PO3 को बोलते हो ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल बोलते हो। कौन सा बोलते हो, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल बोलते हो। किस प्रकार से अभिक्रिया होती है यहाँ पर, वो मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूं। ये देखिए, नेक्स्ट वाला अपन ले रही है, इस वाले को सोल्व कर रही है। H3PO3 आपको गिवन है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया H3PO3। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, ये इसका नाम होता है। H3PO3 का नाम क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल होता है। अब देखिए यहां से आपको किस टाइप से सोल्व करना है, मतलब ये किस प्रकार से विघटित होता है, ये आपसे पूछा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल का विघटन होता है, इससे किसका निर्माण होगा, फॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण होगा। फॉर्मूला क्या होगा, H3PO4। इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। और साथ में सह उत्पाद के रूप में बनेगा फोस्फीन बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है PH3, और इसको आप क्या बोलते हो, फॉस्फीन बोलते हो। तो ये हो गई इसकी कौन सी अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। अब अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपको अभिक्रिया संतुलित रूप में लिखनी है, तो इसके ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल के कितने अणु लेने, 4 अणु, और ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 3 अणु बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है क्या, कि जो ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल है इसका जब भी विघटन होगा, मतलब ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, असमानुपातन अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, असमानुपातन अभिक्रिया। असमानुपातन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण हो जाए और उसी तत्व का क्या हो जाए, अपचयन हो जाए, तो कौन सी कहलाती है, असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। तो एक ही तत्व का ऑक्सीकरण हो जाए और उसी तत्व का क्या हो जाए, अपचयन हो जाए, तो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, असमानुपातन अभिक्रिया। यदि अब आप यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अवस्था का पता करोगे, तो ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल में ऑक्सीकरण अवस्था फोस्फोरस की बात करोगे तो कितनी आएगी, +3 आएगी। लेकिन जब बात करोगे ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, +5। मतलब +3 से +5 के अंदर जा रहा है, मतलब ऑक्सीकरण अंग में वृद्धि हुई है। और जब ऑक्सीकरण अंग में वृद्धि होती है तब क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। दूसरा वाला देखिए,
यहाँ पर ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल में फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3। और जो ये बना है फोस्फीन, इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, -3 है। तो यहाँ पर क्या सीखने को मिल रहा है कि फॉस्फोरस का जब ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में जा रहा है तब तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और जब ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल से फोस्फीन का निर्माण हो रहा है तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीकरण अंग में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो एक ही तत्व का मतलब फॉस्फोरस का ही ऑक्सीकरण हुआ है और फॉस्फोरस का ही क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो इस अभिक्रिया को कौन सी बोलते हो, असमानुपातन अभिक्रिया बोलते हो। तो ये देखिए वो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा यहाँ से। ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल या फॉस्फोरस अम्ल फॉर्मूला क्या है, H3PO3। गर्म करने पर, इसको क्या कर रहे हो आप, गर्म कर रहे हो, तो गर्म करने पर असमानुपातित होकर, मतलब कौन सी अभिक्रिया होगी, असमानुपातन अभिक्रिया होगी। असमानुपातित होकर ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, फॉर्मूला क्या बन जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का, H3PO4। और इसी को दूसरा नाम क्या बोल सकते हो, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को ऑर्थो उठा देना, क्या बन जाएगा, फॉस्फोरिक अम्ल। तथा फोस्फीन देता है, और फोस्फीन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, फोस्फीन का फॉर्मूला होता है PH3। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल को गर्म करते हो तो इसका असमानुपातन होगा, और असमानुपातन के द्वारा आपको फॉस्फोरिक अम्ल और फोस्फीन का निर्माण होगा। कब होगी ये अभिक्रिया, जब इसको क्या करोगे, गर्म करोगे। तो गर्म के लिए मैंने डेल्टा का सिंबल मेंशन कर दिया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो नाइट्रोजन, जो डाइनाइट्रोजन गैसीय अवस्था में होता है वो कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है, क्यों, कारण दीजिए। मतलब जो भी नाइट्रोजन है, गैस है, वो कमरे के ताप पर रासायनिक रूप से अक्रिय होती है, मतलब अभिक्रिया नहीं करती। तो इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले तो आपको इसका कारण समझने के लिए आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या, कि यहाँ पर नाइट्रोजन जो गैस है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो अगर आप बात करोगे यहाँ पर डाई नाइट्रोजन N2 का मतलब क्या हो गया, डाई नाइट्रोजन गैस। और ये गैस का क्या अणु है, कितने परमाणु उपस्थित है, दोनों के दोनों कौन से, नाइट्रोजन उपस्थित है। तो ये एक्चुअल में संरचना होती है डाई नाइट्रोजन गैस की, मतलब दोनों नाइट्रोजन परमाणु आपस में त्रिबंध से क्या रहते हैं, आबंधित रहते हैं। तो कौन सा बंध पाया जाता है, दोनों नाइट्रोजन परमाणु के मध्य त्रिबंध उपस्थित रहता है। एकल बंध को तोड़ना द्विबंध की तुलना में आसान होता है, और त्रिबंध को तोड़ना सबसे मुश्किल होता है। मतलब जितने ज्यादा बंधों की संख्या आती है उस वाले बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब बंध को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए द्विबंध वो एकल बंध की तुलना में आसानी से नहीं टूटता, और त्रिबंध है वो द्विबंध की तुलना में आसानी से नहीं टूटता है। तो यहां पर इसका रीजन क्या हो गया, पहली बात तो दोनों के दोनों नाइट्रोजन परमाणु आपस में त्रिबंध से आबंधित होते, ये तो हो गया पहला रीजन। सेकंड रीजन क्या होगी कि जब दोनों नाइट्रोजन परमाणु के मध्य त्रिबंध उपस्थित है तो क्या इस वाले बंध को आसानी से तोड़ा जा सकता है, क्या, नहीं तोड़ा जा सकता। और अब बंध आसानी से क्यों नहीं टूट रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसको बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हिंदी में बोलते हो बंध वियोजन ऊर्जा। मतलब बंध वियोजन ऊर्जा का मान क्या होता है, उच्च होता है इसके लिए। तो जो नाइट्रोजन जो गैस है इसके लिए बंध वियोजन ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है, हाई होता है। और कितना होता है ये ध्यान रखना आपको, 940 किलो जूल पर मोल होता है। मतलब इतनी ऊर्जा है वो कमरे के ताप पर उपस्थित नहीं होती। तो डाई नाइट्रोजन है वो कमरे के ताप पर कैसा होता है, अक्रियाशील होता है। दो रीजन है, पहला दोनों नाइट्रोजन परमाणु त्रिबंध से आबंधित होते, और दूसरा रीजन क्या हो जाएगा कि बंध वियोजन ऊर्जा का मान उच्च होता है। और कितना अधिक होता है, 940 किलो जूल पर मोल होता है। तो अब देखिए यहां से आंसर मिल जाएगा आपको इजीली। डाई नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होती है क्योंकि प्रबल पीपाई अतिव्यापन के कारण त्रिबंध बनाता है। तो यहां पर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, चाहे से फ्लोरीन हो, इनके बारे में आप एक बात बोलते थे कि जो भी वर्ग का पहला तत्व है, जैसे नाइट्रोजन हो गया 15वें वर्ग का, 16वें वर्ग का कौन सा हो जाएगा आपके लिए, ऑक्सीजन हो जाएगा, और 17वें वर्ग का कौन सा हो जाएगा आपके लिए, फ्लोरीन हो जाएगा। तो यहाँ पर इन तत्व की एक विशेषता होती है। विशेषता क्या होती है कि जो ये नाइट्रोजन, यहाँ पर एक साथ ही समझा देता हूं मैं,
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनका आकार क्या होता है, छोटा आकार का होता है। आकार क्या होता है, छोटा आकार होता है। साथ में विद्युत ऋणता भी क्या होती है, अधिक होती है। विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होती है, अधिक होती है। तो इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, इन दोनों की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रवृत्ति होती है। ये क्या करते हैं, या छोटे आकार और अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ क्या करते हैं, बहु आबंध का निर्माण कर लेते हैं। अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन के साथ त्रिबंध का निर्माण कर लेगा। और अगर ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो ऑक्सीजन के साथ किसका निर्माण कर लेगा, द्विबंध का निर्माण कर लेगा। और ऐसा हो क्यों रहा है, इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन आएगा पी पाई आबंधन। मतलब यहाँ पर अति व्यापन कौन सा होगा, पी पाई अति व्यापन। मतलब इस प्रकार की ओवरलैपिंग होगी, कौन सी प्रकार की, पी पाई अति व्यापन होगा। और पी पाई अति व्यापन के द्वारा किसका निर्माण होता है, पाई बंध का निर्माण होता है। कौन से बंध का निर्माण होगा, पाई बंध का। तो यहाँ पर आपको एक और यहाँ से क्वेश्चन मिल गया क्या, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु है, दोनों का ही छोटा आकार होता है और इनकी विद्युत ऋणता अधिक होती है। अतः यह पी पाई अति व्यापन के द्वारा छोटे आकार और विद्युत ऋणी परमाणुओं के साथ बहु आबंध से आबंधित हो सकते हैं। इसीलिए नाइट्रोजन के मध्य त्रिबंध का निर्माण हो जाता है और ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध का निर्माण हो जाता है। तो ये देखिए अब आपको आंसर इजीली मिल जाएगा यहां से। डाई नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होती है क्योंकि प्रबल पी पाई अति व्यापन के कारण किसका निर्माण हो जाता है, त्रिबंध का निर्माण हो जाता है। साथ में एक और रीजन यहाँ पर आप जोड़ सकते हो क्या, इनके लिए बंध वियोजन ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हिंदी में लिख सकते हो आप, बंध वियोजन ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है। बंध वियोजन ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक। और अधिक लिखकर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 940 किलो जूल पर मोल। और इतनी ऊर्जा है वो कमरे के ताप पर उपस्थित नहीं होती है। अतः नाइट्रोजन वो कमरे के ताप पर क्या होता है, अक्रिय होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ट्राईहेलाइड से पेंटाहेलाइड अधिक सहसंयोजी होते हैं क्यों, कारण दीजिए। मतलब एक तो ट्राईहेलाइड और दूसरा वाला कौन सा, पेंटाहेलाइड। अगर इनके सहसंयोजी गुणों की तुलना करती हो तो पेंटाहेलाइड वो क्या होती है, अधिक सहसंयोजी होती है। अधिक सहसंयोजी होने के लिए आपको क्या देना है, यहाँ पर कारण देना है। तो कारण देखिए यहाँ पर किस प्रकार से मेंशन करोगे। एक उदाहरण ले लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। ट्राईहेलाइड की बात की तो यहाँ पर मैं कंसीडर कर लेता हूँ फॉस्फोरस का ट्राईहेलाइड PCl3। और पेंटाहेलाइड की बात की मतलब 5 हेलोजन जुड़े होने चाहिए, तो यहाँ पर मैंने दूसरा कंसीडर कर लिया PCl5। दोनों के दोनों क्या हो गया, पहला वाला तो ट्राईहेलाइड हो गया, 3 हेलोजन आबंधित है। और दूसरा वाला कौन सा हो गया, पेंटाहेलाइड हो गया। मतलब कितने हेलोजन आबंधित है, 5 हेलोजन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आप इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करोगे, फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +3। और यहाँ से PCl5 में फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +5 होगी। एक जगह तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था है और दूसरी जगह कितनी है, +5 ऑक्सीकरण अवस्था है। अब आपने एक 11th क्लास में एक रूल पढ़ा होगा जिसको आप बोलते हो फेजान रूल। फेजान बोल दीजिए या फाजान बोल दीजिए, फेजान रूल। तो ये फाजान रूल का एक स्टेटमेंट था क्या, कि जितना छोटा धनायन होगा उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होती है। मतलब जितना छोटा धनायन होगा उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लस में जितनी ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसका आकार उतना ही छोटा होता है। रिपीट कर देता हूं मैं वापिस से, कि प्लस ऑक्सीकरण अवस्था का मान जितना अधिक होगा उसका आकार उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ पर जो ट्राईहेलाइड है उसके अंदर बताइए मेरे को ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3। और पेंटाहेलाइड में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +5। तो कौन से फॉस्फोरस परमाणु का आकार छोटा होगा, +5 वाले का आकार क्या होगा, छोटा होगा। और अभी मैंने बोला कि जितना छोटा आकार होगा उसकी ध्रुवण क्षमता क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है। कौन से नियम के अनुसार होता है ऐसा, फाजान नियम के अनुसार होता है। तो यहाँ पर आपको पहला रीजन मिल जाएगा कि ट्राईहेलाइड के अंदर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आती है, +3। और पेंटाहेलाइड में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +5। और आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होगी उसका आकार उतना ही क्या होगा, छोटा। तो मतलब यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूं कि जितना छोटा आकार का धनायन होगा, छोटा आकार का धनायन। और यहाँ पर छोटा आकार का धनायन आपको किसमें मिलेगा,
पेंटा हैलाइड में मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +5। तो जितने छोटा आकार का धनायन होगा उसकी ध्रुवण शक्ति, पोलराइजेशन पावर बोलती हो या ध्रुवण क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। और जितनी अधिक ध्रुवण क्षमता होगी उसमें सहसंयोजी गुण भी क्या होता है? उतना ही अधिक होता है। सहसंयोजी गुण क्या होता है? उतना ही अधिक होता है। सहसंयोजी गुण भी क्या होता है? अधिक होता है। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया। एक्चुअल में ये 11th क्लास से जुड़ा हुआ टॉपिक है। 11th क्लास में रासायनिक आबंधन में आपने पढ़ा होगा फाजान नियम। तो वैसे ये वाला सोल्व होगा क्या कि जितना छोटे आकार का धनायन होगा उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होगी, और जितनी ज्यादा ध्रुवण क्षमता होगी उसका सहसंयोजी गुण उतना ही अधिक होगा। तो पेंटा हैलाइड में छोटा आकार का फास्फोरस मिलेगा क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? अधिक है, और साथ में क्या हो जाएगा? इसमें सहसंयोजी गुण भी अधिक हो जाएगी। अब आप इसका इजीली आपको आंसर पता चल जाएगा। पहला देखिए, फाजान के नियमानुसार किसी अणु के केंद्रीय परमाणु की जितनी उच्च धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो मतलब ये ध्यान रखना कि केंद्रीय परमाणु का आकार जितना छोटा होगा उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी क्या होती है? अधिक होती है। परिणाम स्वरूप केंद्रीय परमाणु और अन्य परमाणुओं के बने आबंध में सहसंयोजी गुण भी बढ़ता है। मतलब जितना ज्यादा ध्रुवण क्षमता होगी उतना ही ज्यादा सहसंयोजी गुण होगा। अब देखिए, चूंकि पेंटा हैलाइड में केंद्रीय परमाणु +5 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है जबकि ट्राई हैलाइड में +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, इसलिए ट्राई हैलाइड से पेंटा हैलाइड अधिक सहसंयोजी गुण वाले होते हैं। तो यहां से आपको इजीली आंसर मिल गया। किसकी सहायता से? आपको मिल गया फाजान नियम की सहायता से। अगर दूसरी बात और देखो, अगर आपको सहसंयोजी गुण की कभी भी तुलना करवा ले, एडिशनल आपको हिंट प्रोवाइड करवा रहा हूं, सहसंयोजी गुण मान लीजिए आपको 2-3 अणु दे दिए और उनमें से पूछ लिया कि किसमें सहसंयोजी गुण अधिक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि सहसंयोजी गुण समानुपाती होता है बंधों की संख्या के। किसके समानुपाती होता है? बंधों की संख्या के। मतलब जितने ज्यादा बंध उपस्थित होंगे वो वाला अणु के अंदर सहसंयोजी गुण उतना ही क्या होता है? अधिक होता है। अब जैसे देखो इस वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करके देख सकता हूँ। PCl3 किस प्रकार से संरचना होती है? ये संरचना होती है PCl3 की। दूसरा कौन सा है? PCl5 किस प्रकार से संरचना होती है PCl5 की? तो PCl5 की संरचना इस प्रकार से होती है, त्रिकोणीय दिव्य पिरामिडीय प्रकार की होती है PCl5 की संरचना। तो यहाँ पर कितने बंध उपस्थित है? 5, और यहाँ पर कितने उपस्थित है? 3। तो सहसंयोजी गुण किसमें ज्यादा होगा? बंधों की संख्या। 5 बंध उपस्थित है PCl5 में, तो सहसंयोजी गुण किसका अधिक हो जाएगा? PCl5 का अधिक हो जाएगा। किसकी तुलना में? PCl3 की तुलना में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, समझाइए कि अमोनिया क्षारकीय है जबकि BiH3 मतलब जो बिस्मिथ का हाइड्राइड है केवल दुर्बल क्षारक है। तो यहाँ पर इंपोर्टेंट तुलना करवा ली क्या कि एक तो अमोनिया है और दूसरा वाला कौन सा है? बिस्मिथ का हाइड्राइड है। इनके क्षारीय सामर्थ्य की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से सोल्व करोगे, बिल्कुल इजी है। 15वें वर्ग के हाइड्राइड दे रखे, तो 15वें वर्ग में कौन कौन से आते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मिथ, ये वाली तत्व उपस्थित होती है 15वें वर्ग में। कौन से वर्ग की बात चल रही है यहाँ पर? ये वाला वर्ग है 15वां वर्ग है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मिथ। अब इनके हाइड्राइड बना रहा है, तो हाइड्राइड किस प्रकार के बनाते हैं? 15वें वर्ग के तत्व केवल एक ही प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं और उनका हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? YX3 होता है। मतलब 15वें वर्ग के तत्व कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 3। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? PH3। यहाँ पर क्या बन जाएगा? ASH3। यहाँ पर क्या बन जाएगा? SbH3, और लास्ट में निर्माण हो जाएगा BiH3 का। अब आपसे यहाँ पर यही पूछा है कि अगर आप 15वें वर्ग के हाइड्राइड का अध्ययन करते हो तो उनमें जो स्टार्टिंग वाला है, कौन सा वाला? स्टार्टिंग वाला। मतलब जो अमोनिया होता है ये तो प्रबल क्षारक होता है, लेकिन जो बिस्मिथ वाला होता है ये दुर्बल क्षारक की तरह व्यवहार करता है। कारण दीजिए। तो कारण देखिए, आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये हमेशा ध्यान रखना है। किसी भी वर्ग में आप अगर ऊपर से नीचे की ओर मूव करते हो
तो जो भी परमाणु दे रखे, तत्व दे रखे, उनके आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। पहली बात तो ये आकार में वृद्धि हो रही है, साथ में विद्युत ऋणता, जिसको मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसमें क्या आती है, कमी आती है। मतलब आकार में वृद्धि होती है और विद्युत ऋणता में क्या आती है, कमी आती है। अब एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पर छोटा आकार किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का हो जाएगा, और सबसे अधिक आकार किसका हो जाएगा, बिस्मिथ का हो जाएगा। बिस्मिथ का क्या हो गया, आकार अधिक हो गया, तो इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, चार्ज डेंसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, हिंदी में बोल सकते हो आप इसको इलेक्ट्रॉन घनत्व है। क्योंकि 15वें वर्ग के जो तत्व है इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2 और Np3 होता है। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, NS2 Np3। मतलब इनके बाह्यतम कोष या संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, 5 ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में भी 5 इलेक्ट्रॉन है और बिस्मथ के बाह्यतम कोष में भी कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, 5। दोनों में अंतर क्या है, नाइट्रोजन का आकार छोटा है और बिस्मथ का आकार क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर जो आप प्रति इकाई आयतन की बात करोगे कि एक तो बड़ी आकार पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5, एक छोटी आकार के परमाणु पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रही है, 5। तो कहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा, छोटे आकार वाले का। तो बस यही से आंसर आ गया। नाइट्रोजन परमाणु का आकार छोटा होने के कारण इसके ऊपर उपस्थित इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान क्या होता है, अधिक होता है। जबकि बिस्मथ का बड़ा आकार होने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉन को दान कौन कर पाएगा, नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान क्या है, अधिक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका आकार क्या है, छोटा। छोटा आकार होने के कारण इसके इकाई आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। अब देखिए आपको इजीली आंसर का पता चल जाएगा। नाइट्रोजन का आकार फॉस्फोरस की तुलना में अत्यधिक कम होता है। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर अगर आप मूव करते हो तो आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है और विद्युत ऋणता में क्या होती है, कमी होती है। तो नाइट्रोजन का आकार है फॉस्फोरस की तुलना में अत्यधिक कम होता है, अतः इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी काफी अधिक होती है। यहाँ पर फॉस्फोरस से तुलना नहीं करवाई, किससे करवाई, बिस्मथ से करवाई है। तो यहाँ पर आपको क्या मेंशन करना है, बिस्मथ मेंशन करना है। तो नाइट्रोजन का आकार बिस्मथ की तुलना में Bi बिस्मथ की तुलना में अत्यधिक कम होता है तथा इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, अधिक होती है। इस कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, आगे वो वाली बात, चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व पर इकाई आयतन का मान काफी अधिक होता है। मतलब एक तो छोटे आकार पर ही 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक जिसका आकार बहुत बड़ा है उस पर भी कितने इलेक्ट्रॉन आ रही है, 5 इलेक्ट्रॉन आ रही है। तो अगर आप प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन घनत्व देखोगे तो किसका अधिक होगा, छोटे आकार वाले का। तो यहीं पर यही बोला है, नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व पर इकाई आयतन को मान काफी अधिक होता है। परिणाम स्वरूप अमोनिया में नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लोन पेयर को दान करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और ये ज्यादा क्षारकीय हो जाता है। तो जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को या लोन पेयर को दान करेगा उसका क्षारकीय प्रकृति उतनी क्या होती है, अधिक होती है। जबकि BiH3 में बिस्मथ का आकार बड़ा होने के कारण इसके ऊपर कम इलेक्ट्रॉन घनत्व उपस्थित होता है इकाई आयतन में, अतः ये आसानी से लोन पेयर का दान नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, H3PO3 अभी पढ़कर आई थी, इसको क्या बोला था आपने, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल की असमानुपातन अभिक्रिया दीजिए। जब भी आप ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल को क्या करते हो, गर्म करते हो, तो ये किस किस के अंदर किस किस का निर्माण करता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल और फॉस्फीन का। और दोनों का अभी मैंने आपको अभिक्रिया भी बता दी थी। इसमें एक ही परमाणु का मतलब फॉस्फोरस का योगशीकरण हुआ था, फॉस्फोरस का क्या हुआ था, अपचयन हुआ था। इसलिए कौन सी अभिक्रिया बोली थी आपने, असमानुपातन अभिक्रिया बोली थी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, कौन से एरोसोल्स ओजोन परत का क्षय करते हैं। मतलब ऐसे कौन से एरोसोल्स है जो पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित ओजोन परत का क्या करते हैं, हानि करते हैं, या ओजोन परत को क्या करते हैं, क्षय करते हैं। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया भी है, वो भी आपको आनी चाहिए। ओजोन का मतलब क्या होता है, O3 होता है। और एरोसोल की बात की है तो यहाँ पर एरोसोल होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा एरोसोल है,
क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन एरोसोल है वो ओजोन परत की हानि करता है, ये ओजोन परत को क्या करता है, क्षय कर देता है। किस प्रकार से करता है ये इंपॉर्टेंट है। एक क्लोरोफ्लोरो कार्बन का उदाहरण लेता हूं मैं, ये वाला ध्यान रखना है। सी, एक उदाहरण मेंशन कर रहा हूं मैं, Cl2CF2, ये क्या होता है, एक क्लोरोफ्लोरो कार्बन है Cl2CF2। जब ये पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में, पराबैंगनी को क्या बोलते हो, अल्ट्रावायलेट बोलते हो, यूवी से मेंशन कर सकते हो। तो अल्ट्रावायलेट विकिरणों की उपस्थिति में या पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में इनका क्या होता है, मुक्त मूलक विखंडन होता है। कौन सा होता है, मुक्त मूलक विखंडन। तो किस प्रकार से यहाँ पर यौगिक बनेगा, यहाँ पर बनेगा क्लोरीन रेडिकल, मतलब यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, क्लोरीन मुक्त मूलक का, और साथ में रिमेनिंग कौन सा रह गया, एक तो क्लोरीन रह गया, एक कार्बन और दो फ्लोरीन। तो इस प्रकार से निर्माण होता है। निर्माण किसका होता है, यहाँ पर क्लोरीन मुक्त मूलक का। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसका नाम क्या, क्लोरीन मुक्त मूलक। क्लोरीन मुक्त मूलक, मुक्त मूलक को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं फ्री रेडिकल। अब ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक बना है, ये तो स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया। स्टेप नंबर सेकंड में क्या होता है कि ओजोन परत है उससे अभिक्रिया करेगा। तो देखिए किस प्रकार से अभिक्रिया होगी। ये तो लीजिए क्लोरीन मुक्त मूलक, अभिक्रिया किसके साथ कर रहा है, ओजोन के साथ, O3 के साथ। और अभी मैंने आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि ओजोन का जब भी विखंडन होता था, ओजोन किसमें टूटता था, डाइऑक्सीजन, और साथ में क्या बनता था, ऑक्सीजन बनता था। तो यहाँ पर देखो आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ओजोन है जब भी इसका विखंडन होगा तो क्या क्या मिलेगा, एक तो आपको डाइऑक्सीजन मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, नवजात ऑक्सीजन। तो ये जो नवजात ऑक्सीजन है ये क्लोरीन मुक्त मूलक के साथ बंध बना लेगी। निर्माण किसका हो जाएगा, ClO, मतलब क्लोरीन ऑक्साइड जो आपके मुक्त मूलक का निर्माण होगा, और साथ में यहाँ पर कौन सी गैस का निष्कासन हो जाएगा, डाई ऑक्सीजन गैस का निष्कासन हो जाएगा। बस यही से इंपोर्टेंट बनता है क्या, कि ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बना है, ये ओजोन परत के साथ अभिक्रिया करके ओजोन परत का विखंडन किसमें कर देता है, डाई ऑक्सीजन में कर देता है। तो इसी कारण जो ओजोन परत की मोटाई है वो लगातार घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही है, एरोसोल के कारण। और कौन सा एरोसोल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा मुक्त मूलक बनता है, क्लोरीन मुक्त मूलक बनता है। तो ये होगी अभिक्रिया नंबर 2। अभिक्रिया नंबर 3 की अगर बात करोगे तो ये जो क्लोरीन जो आपके पास ClO मुक्त मूलक है, ये वापिस से अभिक्रिया में आएगा, ClO रेडिकल प्लस ClO रेडिकल। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन क्लोरीन वापिस से आपस में क्या हो जाएंगे, बंध बना लेंगे। किसका निर्माण हो जाएगा, Cl2 का निर्माण हो जाएगा वापिस से। तो यहाँ पर निर्माण हो गया Cl2 प्लस ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी आपस में बंध बना लेगा। किसका निर्माण हो गया, डाई ऑक्सीजन का निर्माण हो गया। तो ये अभिक्रिया ये इंक्लूड है ओजोन परत की मोटाई में कमी करने के लिए उत्तरदायी होती है। तो जब भी क्वेश्चन आता है आपको ये तीनों अभिक्रिया भी लिख कर आनी है। Cl2CF2 क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन परत के साथ अभिक्रिया करेगा और ओजोन को किसमें परिवर्तित कर देगा, डाई ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित कर देगा। ये जो मुक्त मूलक है तो वापिस इसी मुक्त मूलक के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बन जाएगा, क्लोरीन बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, डाई ऑक्सीजन बन जाएगा। तो अब देखिए इसका आंसर आपको इजीली पता चल जाएगा। कौन से एरोसोल है जो ओजोन परत का क्या कर देते हैं, क्षय कर देते हैं। तो इसके लिए देखिए किस प्रकार से लैंग्वेज बनानी है और उसके बाद में 3 अभिक्रियाएं मेंशन करनी है। फ्रियोन, और फ्रियोन का उदाहरण कौन सा लिया है, फ्रियोन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एरोसोल पैराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं, जो कि ओजोन परत को अवक्षेपित कर देते हैं। ये मुक्त मूलक ओजोन को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ होने वाली अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से होती है। मतलब ये तीनों अभिक्रियाएं मेंशन करनी है आपको, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम आ रखा है आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, हेलोजन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं क्यों। मतलब जो भी हेलोजन है वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, इसका कारण बताना है कि ऐसा क्या कारण है कि जो हेलोजन होते हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, हेलोजन के ऑक्सीकारक प्रवृत्ति से डील करवा रहा है तो हेलोजन के अंदर कौन कौन से
तत्व आते पहले अपन उससे डील करते। तो यहाँ पर देखिए 17वें वर्ग को अपन क्या बोलते हैं, हेलोजन वर्ग बोलते हैं। 17वां जो वर्ग होता है उसको कौन सा बोलते हैं, हेलोजन वर्ग है। कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं हेलोजन वर्ग में, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फ्लोरीन आता है, उसके बाद में क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, उसके बाद में आयोडीन आता है और उसके बाद में एस्टेटीन आता है, एटी आता है। तो आपको एक ही बात ध्यान देनी है यहाँ पर क्या, कि जब भी आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर मूव कर रही हो 17वें वर्ग में, तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि आकार तो क्या होता है वर्ग में, आप जब भी ऊपर से नीचे की ओर मूव करते हो आकार में क्या होती है, वृद्धि। आकार में वृद्धि होगी तो विद्युत ऋणता में क्या आएगी, कमी आएगी। विद्युत ऋणता में क्या आएगी, कमी आएगी। और जब भी ऊपर से नीचे की ओर मूव करते हो तो आयनन विभव, जिसको बोलता हूं मैं आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसके मान में भी क्या आएगी, कमी आएगी। और ये सारे फैक्टर मिलकर क्या करेंगे, जो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति है, कौन सी प्रवृत्ति बोल रहा हूं मैं, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। तो इन फैक्टर के कारण जो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति में भी क्या आएगी, कमी आएगी। मतलब ये जो क्लोरीन होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक का काम करेगा और ये जो आयोडीन आपके दुर्बल ऑक्सीकारक का काम करेगा। कारण क्या होगी, कारण ये होगी इनका आकार में वृद्धि होगी तो विद्युत ऋणता घटेगी, आयनन विभव भी घटेगा और ऑक्सीकारक प्रवृत्ति में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब देख लीजिए इसका रीजन, हेलोजन होते हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए हेलोजनों की उच्च विद्युत ऋणात्मकता, मतलब जो विद्युत ऋणता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अधिक होती है। तो हेलोजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी एवं कम आबंध वियोजन एंथैल्पी के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अवच्छेद होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ग्रहण कर लेते। हेलोजन बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे X माइनस का निर्माण होगा। X माइनस का मतलब क्या हो गया, हेलाइड आयन बन जाएगा। X नेगेटिव कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में, तो हेलाइड आयन का निर्माण होगा। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब की बार इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाती है तो ये किसका काम करते हैं, उत्कृष्ट गैसों के प्रकार से व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की उच्च प्रवृत्ति के कारण ये प्रबल ऑक्सीकारक या ऑक्सीकरण अभिकर्मक होते हैं। इनकी ऑक्सीकरण क्षमता समूह में नीचे जाने पर कम होती है। अतः जो फ्लोरीन होता है वो प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है, जबकि ये जो आयोडीन है वो कैसा होता है, दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। तो यहाँ पर आपको ये की बात ध्यान रखनी है कि इनके जब भी ऑक्सीकारक से बात करोगे तो इनकी स्टेबल स्टेट मीनिंग F2, Cl2, Br2 और I2 से आपको क्या करना है, डील करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर फ्लोरीन की बात करूंगा, फ्लोरीन छोटे आकार का होता है तो फ्लोरीन के मध्य एकल बंध। आयोडीन का आकार बड़ा होता है तो ये लीजिए आयोडीन और आयोडीन के मध्य क्या आएगा, एकल बंध आएगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बंध कौन सा दुर्बल होता है, फ्लोरीन वाला बंध क्या हो गया, दुर्बल। क्यों, एक तो फ्लोरीन का आकार छोटा है, साथ में इसके पास कितने लोन पेयर उपस्थित है, एक ही फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर उपस्थित है। तो यहाँ पर क्या सीन बनेगा, लोन पेयर के मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। तो ये बंध क्या हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा। लेकिन जब आप बात करोगे आयोडीन के मध्य भी एकल बंध उपस्थित है और आयोडीन के पास भी एक बंध बनाने के बाद में कितने लोन पेयर रहेंगे, 3 लोन पेयर। लेकिन यहाँ पर लोन पेयर के मध्य रिपल्सन है या प्रतिकर्षण उतना प्रभावी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका आकार अधिक होने के कारण यहाँ पर प्रभावी प्रतिकर्षण नहीं लगता है। तो यहाँ पर कौन सा बंध है वो दुर्बल होता है, फ्लोरीन वाला बंध है वो आयोडीन वाले बंध की तुलना में क्या होता है, दुर्बल होता है, आसानी से टूट जाएगा। फ्लोरीन का आकार छोटा है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक है, फ्लोरीन का आयनन विभव का मान भी क्या होता है, कम होता है। इसी कारण जो ये वाला फ्लोरीन है वो प्रबलतम ऑक्सीकारक का काम करता है। और जब भी ऑक्सीकारक का काम करेगा तो वहां पर सीन क्या बनेगा, जो भी हेलोजन है, हेलोजन को मैं X से प्रदर्शित कर रहा हूं, क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ऑक्सीकारक का काम कर रहा है तो खुद का क्या करना पड़ेगा, अपचयन करना पड़ेगा। और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, संगत हेलाइड में परिवर्तित हो जाता है। मतलब X माइनस में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। मतलब इसका अक्षर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आंसर मिल गया आपको इसका। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, हेलोजन रंगीन क्यों होते हैं। मतलब जो भी हेलोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है,
इनकी रंगीन प्रवृत्ति होती है, रंगीन होने का कारण क्या है। तो ये वाला जो सवाल है आईआईटी और नीट में भी काफी टाइम आ रखा है, और इसके अंदर संक्रमण पूछता है कि कौन सा ट्रांजिशन होता है। तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, यहाँ पर ट्रांजिशन कौन सा होता है। यहाँ पर ट्रांजिशन होता है पाई स्टार से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट नीट और आईआईटी में सवाल देखने को मिल सकता है कि जो हेलोजन यौगिक है वो रंगीन होते हैं, और रंगीन होने के पीछे कारण क्या होता है, संक्रमण होता है। और संक्रमण कौन सा होता है, यहाँ पर कौन से कक्षक से इलेक्ट्रॉन है उनका संक्रमित करेंगे। तो पाई स्टार मतलब जो पाई प्रतिबंधित है कक्षक से सिग्मा प्रतिबंधित कक्षक में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो संक्रमण कौन सा होता है, पाई स्टार से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, संक्रमण करते हैं। अब इसका रीजन देखिए, सभी हेलोजन कैसे होती है, रंगीन होती है। मतलब जितने भी हेलोजन है सभी के सभी क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। रंगीन होने के पीछे कारण क्या है, तो उसको देखते हैं। इसका कारण यह है कि दृश्य क्षेत्र में, मतलब जो विजिबल रीजन है, दृश्य प्रकाश का क्षेत्र है, उसमें विकिरणों का अवशोषण होता है तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है कि जब भी इलेक्ट्रॉन है वो दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गमन कर जाता है। तो ये यहाँ पर यही बोला है कि जब भी दृश्य प्रकाश क्षेत्र में विकिरणों का अवशोषण इलेक्ट्रॉन करता है तो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है उत्तेजित हो जाएंगे। उत्तेजित क्यों हो रही है, क्योंकि उनकी ऊर्जा में वृद्धि हो गई, और उत्तेजित होकर वो कहां पर चले जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। विकिरण के भिन्न भिन्न क्वांटम अवशोषित करने के कारण वे अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए फ्लोरीन है वो पीले रंग का, क्लोरीन है वो हरापन लिए हुए पीला, ब्रोमीन लाल तथा आयोडीन बैंगनी रंग का होता है। मतलब ब्रोमीन लाल रंग का दिखाई देता है, आयोडीन बैंगनी रंग का होता है, फ्लोरीन पीला रंग का होता है, और क्लोरीन है वो पीले रंग का तो होता है, लेकिन साथ में कैसा होता है, थोड़ा सा ग्रीनिश होता है, मतलब हल्का हल्का हरापन भी होता है उसमें। और यहाँ पर संक्रमण पूछ ले कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो ये संक्रमण आपको ध्यान रखना है, पाई स्टार से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गमन करता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, उत्कृष्ट गैस के परमाणुीय आकार तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों होते हैं। तो ये आपने 11वीं क्लास में रासायनिक आबंधन में पढ़ा होगा। 4 प्रकार की त्रिज्याएं आती थी, जिसमें आपने वांडरवाल त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या। और इनमें सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी होती थी, वांडरवाल त्रिज्या होती थी। और वांडरवाल त्रिज्या वो किसमें उपस्थित होती है, उत्कृष्ट गैस में उपस्थित होती है। उत्कृष्ट गैस में क्यों उपस्थित होती है, क्योंकि जो उत्कृष्ट गैस है वो अणुओं का निर्माण नहीं करती है, और अणुओं का निर्माण नहीं करती है तो इनमें कौन सी त्रिज्या का मापन किया जाता है, वांडरवाल त्रिज्या का मापन किया जाता है। और वांडरवाल जो त्रिज्या है वो सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या उससे क्या होती है, अधिक होती है। तो इसी कारण जो उत्कृष्ट गैस है वो अपने आवर्त में सबसे ज्यादा आकार रखती है। तो अब इसका रीजन देख लीजिए, उत्कृष्ट गैस के परमाणुीय आकार अर्थात उनकी परमाणुीय त्रिज्या अपने आवर्त में सर्वाधिक होती है। मतलब किसी भी आवर्त में अगर आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा परमाणुीय त्रिज्या, सबसे ज्यादा आकार किसका होता है, उत्कृष्ट गैस का होता है। कारण देखिए, उत्कृष्ट गैसों की त्रिज्या का अनुमापन वांडरवाल त्रिज्या के द्वारा किया जाता है। बस यही इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो उत्कृष्ट गैस होती है वो कभी भी अणुओं का निर्माण नहीं करती, और अणुओं का निर्माण नहीं करने के कारण उसमें कौन सी त्रिज्या उपस्थित रहती है, वांडरवाल त्रिज्या उपस्थित रहती है। उत्कृष्ट गैस अणु नहीं बनाते, अरे इसीलिए तो इसमें कौन सी त्रिज्या उपस्थित होती है, वांडरवाल त्रिज्या, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कौन सा, NH2 NP6, इसलिए अणु का निर्माण नहीं करते हैं। जबकि अन्य तत्वों की त्रिज्या का अनुमापन सहसंयोजक त्रिज्याओं के द्वारा किया जाता है। चूंकि वांडरवाल त्रिज्याएं सहसंयोजक त्रिज्याओं की अपेक्षा बड़ी होती है, अतः उत्कृष्ट गैसों का आकार भी कैसा हो जाएगा, सर्वाधिक हो जाएगा। मतलब उत्कृष्ट गैसों का आकार भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एक ही कारण है कौन सा, वांडरवाल त्रिज्या की उपस्थिति।
आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते। अब इसका एक और पार्ट बनाएंगे, ये पार्ट 1 है अति महत्वपूर्ण प्रश्न का, और पार्ट 2 के अंदर अपन मुख्य रूप से देखेंगे अभिक्रियाएं, मतलब जो पी ब्लॉक के तत्व है इनसे कुछ अभिक्रियाएं पूछता है और उन अभिक्रियाओं को कैसे सोल्व करेंगे उसको अपन डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा चैनल को अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू।